कंज्यूमरिज्म की एक सिंपल डेफिनेशन है रेगुलरली ऐसी चीजें खरीदते रहना जिनकी आपको कोई खास जरूरत नहीं है और आमतौर पर इनका मेन पर्पस सोशल स्टेटस या फिर शो ऑफ करना होता है। परंतु सच्चाई यह है कि कंज्यूमरिज्म ना केवल अनसस्टेनेबल है बल्कि यह हमारे प्लेनेट के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी है। इसकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं और इसका बढ़ते कार्बन एमिशंस और पोल्यूशन के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आज की वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि कंज्यूमरिज्म हमारे प्लेनेट को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। फैशन इंडस्ट्री दुनिया की हाईएस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में से एक है। वर्ल्ड के टोटल कार्बन एमिशंस में से 10% तो अकेली फैशन इंडस्ट्री ही एमिट कर देती है। यानी कि अगर हम इंटरनेशनल एविएशन और मैरीटाइम शिपिंग से होने वाले एमिशंस को कंबाइन भी कर दें तो भी फैशन इंडस्ट्री से होने वाले एमिशंस उनसे ज़्यादा है। इसके साथ साथ ही बहुत ज़्यादा कार्बन इंटेंसिव सप्लाई चेन और प्रोडक्शन प्रोसेसेस के कारण फैशन इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रीशियस रिसोर्सेज यूज़ करती है, जिसमें से एक है वाटर। और कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग तो फैशन इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वाटर कंज्यूम करने वाली इंडस्ट्री है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक पेयर डेनिम जीन्स को बनाने के लिए करीब 1 किलोग्राम कॉटन की ज़रूरत होती है, जिसको प्रोड्यूस करने के लिए करीब 10,000 लीटर पानी यूज़ होता है। इसके अलावा कपड़ों को डाई करने में और उनकी फिनिशिंग प्रोसेसेस में भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पानी यूज़ होता है। अगर आपको रेफरेंस के लिए बताऊं तो 1 टन कपड़े को डाई करने के लिए करीब 200 टन फ्रेश वाटर यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के साथ साथ फैशन इंडस्ट्री की एक और डार्क साइड है, जो कि है एनिमल एक्सपेरिमेंटिंग। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की इफेक्टिवनेस और उनके साइड इफेक्ट्स को टेस्ट करने के लिए हर साल लाखों एनिमल्स पर बहुत ही ज़्यादा क्रूअल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इनमें से रैबिट्स पर होने वाले एक बहुत ही कॉमन टेस्ट का नाम है ड्रेज आई इरिटेंसी टेस्ट। इस टेस्ट की शुरुआत करीब 1940s में हुई थी और इसमें आमतौर पर यह देखा जाता है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जैसे कि शैम्पूज, सोप्स या फिर बॉडी वॉश में यूज होने वाले केमिकल्स अगर गलती से हमारी आंखों में चले जाएं तो वे हमें कैसे इफेक्ट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में रैबिट्स को टेबल पर एक रिस्ट्रिक्टेड पोजीशन में लेटा दिया जाता है और उनकी आंखों में जबरदस्ती कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, जिससे रिसर्चर्स को पता चल सके कि इन प्रोडक्ट्स में यूज होने वाले केमिकल्स के कोई मेजर साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। इस टेस्ट में आमतौर पर रैबिट्स को यूज किया जाता है और कई बार तो ये केमिकल्स सिर्फ उनकी आंखों में ही नहीं उनके स्किन पर भी रब किए जाते हैं। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के अलावा और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हाउस होल्ड गुड्स इंडस्ट्री और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में भी बहुत सारे क्रूअल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक अच्छी खबर ये है, इंडिया साउथ एशिया की फर्स्ट कंट्री है जिसने ईयर 2014 में ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की एनिमल टेस्टिंग पर बैन लगा दिया था। एक एनजीओ ने 6 कंट्रीज चाइना, इंडिया, फिलीपींस, ब्राजील, मैक्सिको और नाइजीरिया में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें वो देखना चाहते थे कि कुछ हाईएस्ट वेस्ट प्रोड्यूसिंग कंपनीज जैसे कि पेप्सी, कोका कोला, नेस्ले और यूनिलीवर जो प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, उनको बर्न करने से इन कंट्रीज में कितने एमिशंस होते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ही शॉकिंग थे। इस एनजीओ के एस्टीमेट के अकॉर्डिंग प्लास्टिक वेस्ट को बर्न करने से इन कंट्रीज में जो एमिशंस होते हैं वो करीब 4.5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल है। अगर आपको रेफरेंस के लिए बताऊं तो ये नंबर करीब 2 मिलियन कार से होने वाले एमिशंस के इक्वल है। इन कंपनियों को पता है कि इन देशों में प्लास्टिक वेस्ट प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होता, इसके बावजूद भी वो अरबों की संख्या में सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल्स और पैकेट्स का यूज करती हैं। जिन 6 कंट्रीज की हमने पहले बात करी थी उनमें इन 4 ब्रांड्स में से सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस किया है कोका कोला ने। कोका कोला कंपनी इन 6 देशों में हर साल करीब 2 लाख टन से भी ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करती है, जिसका मतलब है करीब 8 बिलियन प्लास्टिक बोतल्स। और आमतौर पर इस वेस्ट को या तो बर्न कर दिया जाता है या फिर डंप कर दिया जाता है। ये नंबर इतना बड़ा है कि इतने प्लास्टिक वेस्ट से हम वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम को करीब 12 टाइम्स फिल कर सकते हैं, वो भी हर दिन। और ये तो थी इन 6 कंट्रीज की बात। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो कोका कोला कंपनी हर साल करीब 100 बिलियन से भी ज्यादा प्लास्टिक बोतल सेल करती है। इसका मतलब है कि हर मिनट 2 लाख से भी ज्यादा प्लास्टिक बोतल्स। एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग करंटली हमारे ओशंस में करीब 75 to 200 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मौजूद है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, तो इसको डिकम्पोज होने में करीब 100 to 500 ईयर्स लगते हैं।
यूएन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने हमें चेतावनी दी है कि अगर हम इसी तरह से ओशंस में प्लास्टिक को फेंकते रहे तो ईयर 2050 तक बाय वेट प्लास्टिक मछलियों के वेट से ज्यादा होगी। दुनिया भर में हर साल करीब 400 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें से करीब 60% हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट्स में फेंक दिया जाता है। पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए बनाई गई एक ट्रीटी है जिसे दुनिया के लगभग हर देश ने साइन कर रखा है। पेरिस एग्रीमेंट का मेन गोल है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करके ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री सेल्सियस रिलेटिव टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल से नीचे रखना और इस टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री सेल्सियस से ग्रेजुअली कम करके 1.5 डिग्री सेल्सियस पर लिमिट करने के लिए कुछ नेशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले रही हैं। और अगर आपको ये लाइन 1.5 डिग्री सेल्सियस रिलेटिव टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स का मतलब नहीं समझ आया है, तो इसका सिंपल मतलब है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर था उसके कंपैरिजन में आज अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया है। और अगर आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस सुनने में छोटा लग रहा है तो इतने से टेम्परेचर राइज से ही हमें फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से सी लेवल्स का राइज हो जाना, हीट वेव्स, फ्लड्स और ड्रॉट्स जैसे डिजास्टर्स का और ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाना और हीट वेव्स का और ज्यादा इंटेंस हो जाना। पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को पूरा करने के लिए हमें कार्बन एमिशंस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिडक्शंस की जरूरत है। और अगर आपको सिंपल वे में बताऊं तो ईयर 2020 में हमने करीब 40 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करी थी, जिसको हमें ईयर 2050 तक रिड्यूस करके करीब 5 गीगाटन तक ले जाना होगा और इवेंचुअली इस सदी के अंत तक कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करके नेट जीरो करना होगा।